मॉर्निंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का मेरे केमिस्ट्री की इस क्लास में। मैं पंकज जायसवाल। आप लोगों को इस समय जो हम लोग टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग पे दो क्लास हम लोगों ने अटेंड किया है। हमने आपको तीन क्लासेस हमने आपके साथ यूट्यूब के माध्यम से शेयर किया है। आज आइए चौथे वीडियो पर चलते हैं। चौथी क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने आपको कोवलेंट कंपाउंड्स से रिलेटेड कोवलेंट कंपाउंड्स के को ड्रॉ करने का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बताया था। हमने आपको कुछ स्ट्रक्चर दिए भी थे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है किसी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने में, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कोवलेंट कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, है ना, उनके लक्षण क्या है। कोवलेंट जैसे आयनिक कंपाउंड के लक्षण थे, आयनिक कंपाउंड के फीचर्स थे, प्रॉपर्टीज थी, कैरेक्टर्स थे, उसी तरह कोवलेंट कंपाउंड्स के भी अपने कैरेक्टर होते हैं। उन्हीं कैरेक्टर्स पे बात करेंगे जिन कैरेक्टर्स की बात हम लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स में की थी। तो आयनिक कंपाउंड में पहला कैरेक्टर हमने लिया था फिजिकल स्टेट। हमने आपको बताया था कि जो फिजिकल स्टेट होता है आयनिक कंपाउंड्स का, उसमें यह हमने पढ़ा था कि आयनिक कंपाउंड्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके आयंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड होते हैं। और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स से बाइंड होने की वजह से आयनिक कंपाउंड्स के आयंस के बीच की जो इंटर आयनिक डिस्टेंस है वो बहुत कम होती, बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से ये नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और हमने ये भी स्टडी किया था कि अगर हम एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडी का सहारा लेते हैं तो हमको पता चलता है कि आयनिक कंपाउंड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। लेकिन ऐसा कोवलेंट कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं भाई। दो मॉलिक्यूल में दो एटम जुड़ेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बनेगा। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे ओजोन है, टेट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे फास्फोरस है, ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल जैसे सल्फर है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब मॉलिक्यूल्स, जब आप कोई सब्सटेंस लगो तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से किसी बाइंडिंग फोर्स से जुड़ा नहीं होता, किसी केमिकल बॉन्ड से नहीं जुड़ा होता। तो उनके बीच वीक वैन डर वाल्स फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, है ना। उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बीच, वो वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होते हैं, जो कि मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ बढ़ते हैं। मतलब अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है किसी कंपाउंड का, तो उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होगा, थोड़ा स्ट्रॉन्गर होगा। अगर मॉलिक्यूलर मास कम है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स या वैन डर वाल्स फोर्स भी इसको हम लोग कहते हैं, ये वीक होगा। तो ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स से जुड़े होते हैं, है ना। और ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि ये लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्स अगर वीक होगा तो मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर होंगे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, है ना। अगर ज्यादा वीक हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा वीक हो गया, तो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर चले जाएंगे। तो ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे या तो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं या तो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। हाँ, कुछ हायर मॉलिक्यूलर मास वाले कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे फास्फोरस है, सल्फर है, आयोडीन है। इनके मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होते हैं, तो इनके मॉलिक्यूल्स के बीच इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन थोड़ा स्ट्रांग होता है, तो ये सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो ये तो इनके हुई फिजिकल स्टेट की बात। मतलब नॉर्मल ज्यादातर कोवलेंट कंपाउंड्स या तो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है या तो गैसियस फॉर्म में पाया जाता है, और जो थोड़े हायर मॉलिक्यूलर मास वाले कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो यही चीज देखिए यहां पे, फिजिकल स्टेट, कोवलेंट कंपाउंड्स आर जनरली एग्जिस्ट एज लिक्विड और गैसेस एट नॉर्मल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वीक वैन डर वाल्स फोर्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, है ना। सम कंपाउंड्स विद हायर मॉलिक्यूलर मासेस एग्जिस्ट एज सॉफ्ट सॉलिड लाइक phosphorus, sulfur, iodine.
तो ये सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। हिंदी में बता दूं मैं आपको कि सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके अणुओं के बीच दुर्बल वंडरवॉल बल होते हैं। कुछ सहसंयोजी अणु जैसे फास्फोरस, सल्फर, आयोडीन ये उच्च अणुभार के होते हैं, जिसकी वजह से वंडरवॉल बल, इनके अणुओं के मध्य वंडरवॉल बल थोड़ा सा प्रबल हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये सॉफ्ट सॉलिड, मृदु ठोस के रूप में पाए जाते हैं, सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसका नाम है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक और गलनांक। देखिए मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, आयनिक कंपाउंड पे आइए। आयनिक कंपाउंड में हमने आपको क्या बताया था? आयनिक कंपाउंड में हमने आपको बताया था कि देखिए आयनिक कंपाउंड्स के आयंस के बीच बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आयंस एक दूसरे से बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, बहुत प्रबलता से बंधे होते हैं आयन। अब इन आयनों को अलग करने के लिए इस अट्रैक्टिव फोर्स को, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल को तोड़ना पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं, है ना। जबकि यहां पे हमने देखा कि मॉलिक्यूल है, अणु है, उनके बीच वीक वैंडरवॉल फोर्स है। तो वीक वैंडरवॉल फोर्स होने की वजह से इन वैंडरवॉल फोर्सेस को तोड़ना उतना मुश्किल नहीं है। जब उतना मुश्किल नहीं है तो उतना हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इनको मेल्ट या बॉईल करने के लिए। तो आयनिक कंपाउंड के से अगर कंपैरिजन करें, आयनिक कंपाउंड से तुलना करें, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा कम होते हैं, आयनिक कंपाउंड से बहुत ज्यादा कम होते हैं, है ना। यहां पे देखिए मेल्टिंग पॉइंट, दे हैव मच लेस मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, है ना। मच लेस मतलब बहुत कम होते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स की कंपैरिजन में, तुलना में, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मच वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डायमंड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। कार्बोरंडम है, सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिका है, SiO2, इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं तो इसमें नेटवर्क स्ट्रक्चर बन जाता है ना। जैसे सिलिका की बात करें तो एक सिलिकॉन एक ऑक्सीजन से इधर, एक ऑक्सीजन से इधर, है ना। फिर अब यही सिलिकॉन इधर वाले SiO2 से भी कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, आगे वाले से भी जुड़ जाएगा, पीछे वाले से भी जुड़ जाएगा, हर तरफ से ये एक नेटवर्क स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो इनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, जिसकी वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो इन स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स को कहते हैं, इन स्ट्रक्चर को कहते हैं थ्री डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर, थ्री डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर, त्रिविम जाइंट संरचना। तो जो त्रिविम जाइंट संरचना, थ्री डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होते हैं। ओके, अगले पे आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी यानी घुलनशीलता, विलेयता, है ना। तो हमने आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट्स में सोल्यूबल होते हैं, ध्रुवीय विलायकों में घुलनशील होते हैं। क्यों? क्योंकि पोलर सॉल्वेंट्स का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट पोलर सॉल्वेंट का बहुत ज्यादा होता है, जिससे इन सॉल्वेंट्स में जैसे ही आयनिक कंपाउंड जाएगा तो उनके आयन के बीच जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो वीक हो जाएगा और ये आसानी से टूट जाएंगे और वाटर के डाइपोल से इनके आयंस घिर जाएंगे, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन, है ना। और इन आयंस को कहते हैं हाइड्रेटेड आयन। बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऐसा यहां कुछ नहीं है, ये पोलर सॉल्वेंट में सोल्यूबल नहीं होते, क्योंकि इनमें आयनिक, पोलर का मतलब क्या हुआ कि उसमें आयनिक कैरेक्टर होगा। पोलर मॉलिक्यूल वो होते हैं जिसमें कोवलेंट के साथ साथ आयनिक कैरेक्टर भी हो, वो पोलर मॉलिक्यूल्स हैं।
है ना, तो उसमें आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल थे। लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स में सहसंयोजी यौगिक कहीं से भी पोलर नहीं होते, तो ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल ही नहीं होते, है ना, ध्रुवीय विलायकों में अघुलनशील होते हैं। ठीक, और अध्रुवीय विलायकों मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ईथर है, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अध्रुवीय विलायक है, इनमें आसानी से घुल जाते हैं, क्योंकि एक घुलनशीलता की, सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं तो एक टर्म यूज होता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, मतलब जो जैसा है वो वैसे ही विलायक में घुलेगा। तो पोलर कोवलेंट कंपाउंड सहसंयोजी यौगिक अध्रुवीय है, नॉन पोलर है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल होते हैं। क्लियर है बात। अगले प्रॉपर्टी पे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव। अब देखिए सॉल्युबिलिटी में ये भी ध्यान रखिएगा, देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, दे आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ईथर एक्सेट्रा, ड्यू टू द प्रिंसिपल लाइक डिसॉल्व्स लाइक। बट कोवलेंट कंपाउंड ऐसे कोवलेंट कंपाउंड जिनके 3 डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया सिलिका, कार्बोरंडम, डायमंड, है ना, ये 3 डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर वाले कंपाउंड्स हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स हैं, तो ये जो है किसी भी तरह के सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, चाहे पोलर सॉल्वेंट ले ले चाहे नॉन पोलर सॉल्वेंट ले ले, किसी भी सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल नहीं होते हैं। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो जाहिर सी बात है कि ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं है, तो ये आयंस का फॉर्मेशन नहीं करते, तो ये इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेंगे, वैद्युत के कुचालक होंगे, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होंगे, है ना। वैद्युत धारा का संचालन इनमें से होकर नहीं होगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास नहीं होगी, तो इसका मतलब ये दीज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे अमोनिया है, HCl है, ये कुछ हद तक वाटर में सॉल्युबल होते हैं, थोड़ा सा आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। लेकिन 3 डायमेंशनल जाइंट स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल जो नहीं होते, किसी भी सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते, मतलब इंसुलेटर, कुचालक होते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक्सेप्शनली कोवलेंट कंपाउंड है, लेकिन एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप ग्रेफाइट वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। उसका रीजन ये है कि इसमें लेयर स्ट्रक्चर होता है, और इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक लेयर से निकल के दूसरे लेयर में, दूसरे से तीसरे लेयर में जा सकता है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो इसको नोट कर ले, तो आगे बढ़ते हैं। आते हैं अगली प्रॉपर्टी पे, कोवलेंट कंपाउंड्स की अगली प्रॉपर्टी पे, 5वीं प्रॉपर्टी, डायरेक्शनल नेचर। हमने आपको समझाया था कि आयनिक कंपाउंड्स क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन से बने हैं, तो अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन से बने हैं, तो हर आयन को उसका अपोजिटिवली चार्ज्ड आयन सभी साइड से बराबर फोर्स से खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो हर आयन पे नेट फोर्स 0 होगा। अब इस वजह से क्या होगा कि आयन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा। जब आयन का कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होगा तो वो नॉन डायरेक्शनल नेचर का होगा और वो आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पाएगा, जबकि ऐसा कोवलेंट कंपाउंड्स में नहीं है। कोवलेंट कंपाउंड प्रॉपर डायरेक्शनल नेचर के, रिजिड नेचर के होते हैं, रिजिड कंपाउंड्स हैं, डायरेक्शनल नेचर का है, और इसीलिए ये जो है स्ट्रक्चरल और स्पेस आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। तो ये देखो यहां पे लिखा है, कोवलेंट कंपाउंड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर, सो कैपेबल ऑफ शोइंग फिनोमेना ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इनकी दिशाहीन प्रकृति नहीं होती, बल्कि दिशात्मक प्रकृति होती है, डायरेक्शनल नेचर होता है। अगली प्रॉपर्टी पे आते हैं मॉलिक्यूलर रिएक्शन। मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जैसा कि हमने आयनिक कंपाउंड में आपको बताया था कि आयनिक कंपाउंड्स
आयनिक नेचर के होते हैं, आयन से बने हैं, इसलिए आयनिक रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, बहुत फास्ट रिएक्शन होता है, इवन हम कह सकते हैं इंस्टैंटेनियस रिएक्शन, मतलब मिलाते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, तो रिएक्शन के कंप्लीट होने का टाइम मेजर कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो बहुत फास्ट रिएक्शन होते हैं आयनिक रिएक्शंस, लेकिन कोवलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूलर नेचर के होते हैं, इसलिए ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, और इन रिएक्शन का रेट कंपैरेटिवली काफी स्लो होता है, क्योंकि इन रिएक्शंस में पहले रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट कोवलेंट बॉन्ड टूटेंगे और फिर नए कोवलेंट बॉन्ड के बनने से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो ये देखिए, कोवलेंट कंपाउंड्स इन्वॉल्व इन मॉलिक्यूलर रिएक्शन बट रेट ऑफ रिएक्शन इज स्लो बिकॉज these reactions involves two steps. Number 1, breaking of covalent bonds of reactants, and number 2, formation of new bonds to form product. Okay, तो ये हो गया characteristic features of covalent compounds. आशा है समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। तो आगे अगले टॉपिक पे अपने आते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, जिसका नाम है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज क्या होता है ये समझना जरूरी है, क्योंकि हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो बनाए थे उसमें अगर हम उस स्ट्रक्चर को चेक करें तो कई सारी चीजें उसमें देखने को मिलेंगी, जैसे मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। फॉर्मल चार्ज जैसे कोई स्ट्रक्चर हम आपको दें, लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बनाए किसी का, जैसे हम ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, तो ओजोन का लुईस डॉट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, बनाना बता चुके हैं सब लोगों को। यहां पे 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2, यहां पे 4। अब जरा खुद से सोचिए कि इस पहले ऑक्सीजन ने, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले ऑक्सीजन ने एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। ऑक्सीजन तीनों जगह पर है, तो ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। खुद मेजर करिए, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इसने एक सिंगल बॉन्ड बनाया दूसरे ऑक्सीजन के साथ, तो इसने अपने 6 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया होगा कोवलेंट बॉन्ड बनाने में। बोलो ठीक। अगर कोवलेंट बॉन्ड बनाने में 1 इलेक्ट्रॉन यूज किया तो 5 इलेक्ट्रॉन बचने चाहिए। ऑक्सीजन, पहले ऑक्सीजन के पास 5 बचने चाहिए, लेकिन देखिए पहले ऑक्सीजन के पास 6 बच रहे हैं। इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। अच्छा, दूसरे को चेक करें। दूसरे ने डबल बॉन्ड इधर बनाया, सिंगल बॉन्ड इधर बनाया, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर यूज करेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इधर यूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन यूज करेगा। तो उसका 3 बचने चाहिए, और क्योंकि वो भी ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन उसके पास भी है, लेकिन 2 ही बचे हैं, तो इसके पास जितने बचने चाहिए उससे 1 कम बचा है, और इसके पास जितने बचने चाहिए उससे 1 ज्यादा बचा है। तीसरे को देखें तो इसने डबल बॉन्ड बनाया है। डबल बॉन्ड बनाया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यूज किया बॉन्डिंग में, 2 बॉन्डिंग में यूज किया है, तो 4 बचना चाहिए, 4 यहां पे है। इसका मतलब इसका केस सही है, तीसरे ऑक्सीजन का केस सही है, लेकिन पहले और दूसरे ऑक्सीजन का केस सही नहीं है। पहले ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और दूसरे ऑक्सीजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है। तो इसका मतलब कि दूसरे ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना पहले ऑक्सीजन को दिया होगा, तो इस पे एक माइनस चार्ज आना चाहिए और इस पे एक प्लस चार्ज आना चाहिए। इन्हीं चार्जेस को हम लोग कहते हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। और अब जाके इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर सही हुआ है। इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी डिसाइड करने में, मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ना। तो फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं ये मैं आपको बता दूं। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कैसे किया जाता है,
दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन फ्री एटम, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री, जिसमें आप फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हो, जब वो फ्री स्टेट में होता है, बॉन्डेड स्टेट में नहीं होता, तो फ्री स्टेट में उसके पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लिखना है। माइनस करना है नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, उसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं वो माइनस करना है पहले वाले सेक्शन में से, और इन दोनों में से माइनस करना है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स मतलब जब जिस पे फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं वो एटम अगर फ्री स्टेट में हो, बिना बॉन्डेड स्टेट में हो, तो बिना बॉन्डेड स्टेट में उसके वैलेंस शेल में, उसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो लिखेंगे, माइनस करेंगे जो बॉन्डेड स्टेट है, बॉन्डेड स्टेट में उसके पास कितने नॉन बॉन्डिंग, जैसे पहले के पास 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तीसरे के पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो वो माइनस करेंगे, -1/2 मल्टीप्लाइड विद नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, जैसे पहले के पास 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, दूसरा एक सिंगल बॉन्ड एक डबल बॉन्ड, तो 2 4 2 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, और तीसरे के पास 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1/2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे। जैसे इसी में निकालें फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3। कैलकुलेट कर लेते हैं, तीनों ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन जब फ्री स्टेट में होता है तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब बॉन्डेड स्टेट में आते हैं, पहले ऑक्सीजन पे बॉन्डेड स्टेट में 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दूसरे वाले के पास 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तीसरे वाले के पास 4 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, ठीक। -1/2 इंटू, पहले ऑक्सीजन ने केवल सिंगल बॉन्ड बनाया है तो 2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, दूसरे ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बनाया है तो 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं, तीसरे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाया है तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, देखिए 6 -6 -1, यहां पे क्या आएगा 6 -2 -3, यहां 6 -4 -2, तो देखिए 6 कट गया, यहां -1 बचा, और ये 3 2 5 6 -5 यानी +1, और ये 6 -6 यानी 0। तो पहले ऑक्सीजन पे -1 चार्ज, दूसरे ऑक्सीजन पे +1 चार्ज, और तीसरे ऑक्सीजन पे 0 चार्ज। ये है फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करने का तरीका। नोट करिए, तो एक आध एग्जांपल और मैं समझाता हूं। देखिए अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए दूसरा एग्जांपल SO3 में काउंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इसका ये O, ये डबल बॉन्ड O, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 6 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर लुईस डॉट स्ट्रक्चर है, हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाना सीखा है,
कि किस तरह से लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट ऑक्सीजन मान लीजिए, ये फर्स्ट ऑक्सीजन, ये सेकंड ऑक्सीजन, ये थर्ड ऑक्सीजन और ये सल्फर, ठीक है। तो चलिए, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 1, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 2, फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन नंबर 3 एंड फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, ठीक है। चलिए देखिए, सभी जब फ्री स्टेट में होते, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, फ्री स्टेट में सबके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक। सभी के पास फ्री स्टेट में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर एटॉमिक नंबर 16 2 8 6, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 2 and 6, है ना। अब बॉन्डेड स्टेट में आते हैं। बॉन्डेड स्टेट में पहले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे ऑक्सीजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और सल्फर के पास कोई इलेक्ट्रॉन, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं है, ओके। माइनस 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 1/2 1/2 1/2 1/2 इंटू, है ना। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, पहला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, दूसरा ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 हैं, तीसरा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 4 हैं और सल्फर 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8 है। तो 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 4 माइनस 2 से डिवाइड करेंगे 4 को, 2 आएगा, और 6 माइनस 0 माइनस 4, ठीक है। तो देखिए यहां पे कितना वैल्यूज आ जाएंगी, 6 से कैंसिल, -1, यहां भी -1, यहां पे 6 और ये 4 2 6 या 0, है ना, और 6 में से 4 घटाएंगे तो +2। तो इसका मतलब जो फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, फॉर्मल चार्ज के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो है सल्फर, यहां पे ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां पे ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन है, यहां डबल बॉन्ड ऑक्सीजन 4 इलेक्ट्रॉन है। तो जो फॉर्मल चार्ज होना चाहिए, है ना, वो होना चाहिए -1 -1 +2। ये स्ट्रक्चर करेक्ट है ना। तो अब हमें जो स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर, उसमें फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करके लुईस डॉट स्ट्रक्चर आप रिप्रेजेंट करेंगे। नोट करिए इसको। तो अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड, और उसका कंसेप्ट भी फॉर्मल चार्ज से ही डेवलप होता है। तो इसी से रिलेट करके मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को समझाने की कोशिश करता हूं। नोट करिए पहले इसको, देखिए आप समझने की कोशिश करिए। इस बॉन्डिंग में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सल्फर ने 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, 1 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दिया, और फिर जो 1 इलेक्ट्रॉन दिया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर कर लिया, तो सल्फर का 2 इलेक्ट्रॉन यहां चला गया, बचा 4 इलेक्ट्रॉन। 4 में से 1 इसको दे दिया, 1 इसको दे दिया, बचा 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो 2 बचा वो जो इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन को, उसी के साथ शेयरिंग कर ली उसने, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा ना। तो इसका मतलब कि इस बॉन्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, these both the 2 electrons present in these 2 bonds are provided by sulfur atom। भाई 1 इलेक्ट्रॉन दे करके उसी को अपने साथ शेयर कर ले रहा है ना। तो इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करके हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ये एरो लगाकर। ये ठीक है, ऑक्सीजन ने कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में नहीं दिया, बॉन्डिंग में जो 2 इलेक्ट्रॉन दिए वो दोनों सल्फर ने दिए। तो इस टाइप के कोवलेंट बॉन्ड को जो 2 एटम्स के बीच
इस तरीके से बनता है कि बॉन्डिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन कोई एक एटम ही प्रोवाइड करवाता है। तो इस तरह के कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड। इसमें जो एटम इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है उसे इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर कहते हैं। ओके, तो आइए अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं हम लोग, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड है ना। द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड formed between two atoms in such a way that bonding pair of electrons are provided by any one of the bonded atom, है ना। The type of covalent bond formed between two atoms in such a way that bonding pair of electrons are provided by any one of the bonded atom is known as coordinate or dative bond। coordinate or dative bond in the formation of this bond the atom which provide bond pair is called electron pair donor, and other atom is called electron pair acceptor। ओके, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल अभी मैंने आपको दिखाए, अभी और भी दिखा देता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप ले लेते हैं NH4+, ये आपके बुक के एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं पहले। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन या ऐसे समझ लीजिए नाइट्रोजन, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है ना, 5 इलेक्ट्रॉन है, 7 एटॉमिक नंबर है। तो 5 में से 2 3 4 5 हाइड्रोजन सभी तरफ, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, और प्लस चार्ज है तो एक हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये देखिए, ये नॉर्मली जो नीचे के 3 हाइड्रोजन है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे भी रहे हैं, और नाइट्रोजन इनसे इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए, है ना। देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, एक नाइट्रोजन ने दिया, एक हाइड्रोजन ने दिया, एक नाइट्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने, एक नाइट्रोजन ने, एक हाइड्रोजन ने। लेकिन ऊपर वाले हाइड्रोजन ने
इलेक्ट्रॉन दिए नहीं क्योंकि उनके पास था ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसमें जो स्ट्रक्चर बनेगा वो ऊपर वाले हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन सिर्फ दिया उसने, और बाकी 3 हाइड्रोजन नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। दूसरा एग्जांपल देखिए, H3O प्लस, तो ये देखें, इसका डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं, ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, लेकिन तीसरा हाइड्रोजन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक लोन पेयर बचेगा, और प्लस चार्ज, ये अभी आपको ये चीज नहीं समझ में आएगी, अभी आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। तो एक प्लस चार्ज, एक लोन पेयर अभी भी यहां पे मेंटेन रहेगा, है ना। और भी एग्जांपल मैंने दिखाया, जैसे अभी SO2 का ले लीजिए, SO3 तो दिखाई दिया था मैंने, SO2 का तो देखो ये एक डबल बॉन्ड प्रॉपर और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना, और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये SO2, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, ये बात इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड अगर एक बार बन जाएगा तो ये दिखता कोवेलेंट बॉन्ड जैसा ही है, बनने के बाद इसको कोई आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ना। सिर्फ आप स्ट्रक्चर जानते हो तो आप जान सकते हो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है, लेकिन अगर प्रॉपर्टीज में अगर आप चेक करोगे तो प्रॉपर्टीज बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्ड जैसी ही होती हैं, कोई डिफरेंस आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि विच बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड एंड विच बॉन्ड इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, तो नोट करिए इसको। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड का कंसेप्ट हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें अगला जो टॉपिक है वो है एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। देखिए, ऑक्टेट रूल हमने आपको समझाया था कि ऑक्टेट रूल में लुईस और कोसेल और लुईस ने एक कंसेप्ट दिया था, हालांकि दोनों ने अलग अलग स्टडी किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कोसेल ने सारे जितने इनऑर्गेनिक कंपाउंड उन्होंने स्टडी किए थे, सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी की थी। क्या स्टडी किया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में किस तरह का बॉन्डिंग पाया जाता है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्टडी की थी इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लुईस ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नेचर ऑफ बॉन्डिंग स्टडी की थी, और दोनों जो रिजल्ट आए वो लगभग कुछ हद तक डिफरेंस कुछ सेम थे, उनको मिला करके एक कंसेप्ट बनाया गया जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी को ऑक्टेट रूल भी कहा गया। ऑक्टेट रूल में बताया गया कि देखिए ऐसा है कि जिन एटम्स या जिन एलिमेंट्स के एटम्स के वैलेंशन में 8 इलेक्ट्रॉन हैं, उनको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो उनको ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, तो वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। दीज आर केमिकली इनर्ट, उनके ऑक्टेट पूरे हैं। लेकिन जिनके ऑक्टेट पूरे नहीं हैं, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, इलेक्ट्रॉन किसी को दे के या किसी से इलेक्ट्रॉन लेके या कुछ इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, है ना। और इस सीक्वेंस में वो 2 तरह के केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ऑक्टेट पूरा करते हैं तो जो केमिकल बॉन्ड बनता है उसे हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड जो बॉन्ड बनता है, केमिकल बॉन्ड बनता है, उसे हम कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ऑक्टेट रूल 2 ही तरह की बॉन्डिंग एक्सप्लेन करता है ना, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग थी ये बाद में निकल के सामने आई, जिसे लोरी और सिडविक ने रिप्रेजेंट किया था। तो कोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड का जो फॉर्मेशन है उससे जो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ऑक्टेट रूल का मानना है कि सिर्फ ऑक्टेट कंप्लीट होना ही मेन ऑब्जेक्टिव है। मेन चीज क्या है कि हर एलिमेंट अपना ऑक्टेट पूरा करता है। अगर ऑक्टेट पूरा नहीं है तो कंपाउंड स्टेबल नहीं है।
कंपाउंड तब तक स्टेबल नहीं जब तक कि उसके सभी एटम के ऑक्टेट कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में कुछ बातें देखी गई, कुछ और स्टडीज जब हुए तो उसमें यह देखा गया कि बहुत सारे कंपाउंड्स में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, मतलब 8 से कम इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, फिर भी वो कंपाउंड स्टेबल है। इसके अलावा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ा कि सिंगल बॉन्ड बनता है, डबल बॉन्ड बनता है, ट्रिपल बॉन्ड बनता है। इसके अलावा 1.5 बॉन्ड भी पाया जाता है कुछ कंपाउंड्स में, 2.5 बॉन्ड भी पाया जाता है कुछ कंपाउंड्स में। तो ये हाफ बॉन्डिंग क्या है ना, ये भी ऑक्टेट रूल के कंसेप्ट के बियॉन्ड है, कंसेप्ट के बाहर है ना। नोबल गैसेस के लिए ऑक्टेट रूल का मानना था कि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होती हैं, किसी से केमिकल रिएक्शन करती ही नहीं है, उनके कोई केमिकल कंपाउंड होने ही नहीं चाहिए। लेकिन जेनॉन के इतने सारे कंपाउंड हैं, जेनॉन डाइफ्लोराइड, जेनॉन टेट्राफ्लोराइड, जेनॉन हेक्साफ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स कई सारे हैं, जेनॉन ट्राईऑक्साइड है, जेनॉन टेट्राऑक्साइड है, बहुत सारे, क्रिप्टन डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है, हीलियम डाइफ्लोराइड एग्जिस्ट करता है। तो ये नोबल गैस के कंपाउंड्स हैं, तो नोबल गैस के कंपाउंड तो होने ही नहीं चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, क्योंकि नोबल गैसेस केमिकली इनर्ट होते हैं, रासायनिक दृष्टि से निष्क्रिय होती हैं। तो ये केमिकली इनर्ट है तो इनके कोई कंपाउंड एग्जिस्ट करने ही नहीं चाहिए, लेकिन करते हैं। इसका मतलब कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। जो भी है, ऑक्टेट रूल पूरी तरह से सही नहीं है। तो ऑक्टेट रूल के क्या अपवाद हैं, ऑक्टेट रूल के क्या एक्सेप्शन है, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हमारा है एक्सेप्शंस ऑफ ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो ये टॉपिक हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन ही डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन को दूर करने के लिए कोई प्रयास किया गया, बिल्कुल किया गया। स्टडन ने किया, सिंगलेट लिंकेज का कंसेप्ट दिया है ना, और सिडविक ने मैक्सिमम कोवेलेंसी रूल दिया। तो इन दो कंसेप्ट से क्लियर हुआ कि ऑक्टेट रूल की बातें पूरी तरह से सही नहीं है। कहीं कहीं पे जहां पे ऑक्टेट रूल फॉलो होता है वहां ऑक्टेट रूल सही है, जहां ऑक्टेट रूल वायलेट होता है वहां ऑक्टेट रूल के बियॉन्ड जाकर भी हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में ये बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, उसमें रेड कलर से सब्सक्राइब का बटन होगा, सब्सक्राइब का बटन को दबाइए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, है ना। मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ऑक्टेट रूल। थैंक यू।